ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का किया शुभारंभ। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। शहरी क्षेत्र में जल प्रबंधन सुधार के लिए अमृत 2.0 की भी हुई शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल सुरक्षा में एग्रो केमिकल्स की भूमिका को बताया अहम। क्रॉप लाइफ इंडिया की 41वीं आम सभा को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कर रहे थे संबोधित। सरकार ने एग्रो केमिकल सेक्टर को देश के 12 चैंपियन सेक्टर में शामिल किया। भारत एग्रो केमिकल्स के उत्पादन में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश है। दालों के भंडार का हो रहा है डिजिटलीकरण। 11,000 से अधिक भंडारकों ने केंद्र के पोर्टल पर उनके पास उपलब्ध दालों के भंडार का ब्यौरा दिया। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की कर रहा है निगरानी। और दुबई एक्सपो 2020 का हुआ आगाज। एक्सपो में दुनिया के करीब 192 देश कर रहे हैं शिरकत। एक्सपो में भारत है बड़ा भागीदार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज एक्सपो 2020 में इंडिया पैविलियन का करेंगे उद्घाटन। एक्सपो 2020 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश की छवि पेश करेगा भारत। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में जल प्रबंधन सुधार के लिए अमृत 2.0 की भी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में अमृत 2.0 का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 वीडियो भी जारी किए गए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांव में भी मुश्किल स्थिति में रहता है। बाबा साहब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने मिशन अमृत के विषय में बोलते हुए कहा कि मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और यह सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला ना गिरे। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन
अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों को पानी और स्वच्छता की बुनियादी सुविधा प्रदान करके कई समस्याओं का समाधान किया है। आज हर घर में इज्जत घर है, जो कि हमारी माताओं बहनों के लिए सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का एक प्रतीक है। ये शौचालय इस बात के भी प्रतीक है कि यदि सक्षम नेतृत्व हो तो असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शौचालयों के निर्माण से महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा मिली है। 2015 से पहले सुरक्षित पेयजल तक पहुंच और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सेप्टेज एक बड़ी समस्या थी। आज हमने 1 लाख से अधिक शहरों की आबादी वाले 500 अमृत के शहर में अमृत के माध्यम से खासकर गरीब और वंचित सभी लोगों के लिए पानी और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। फसल सुरक्षा में एग्रो केमिकल्स की भूमिका काफी अहम है और इसी संदर्भ में क्रॉप लाइफ इंडिया की 41वीं आम सभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा की। फसल सुरक्षा में एग्रो केमिकल्स की भूमिका अहम है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। भारत एग्रो केमिकल्स के उत्पादन में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश है। साथ ही सरकार ने एग्रो केमिकल सेक्टर को देश के 12 चैंपियन सेक्टर में शामिल किया है। निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र की मुश्किलों को और आसान किया जाएगा। कोविड-19 के अभूतपूर्व वैश्विक संकट के दौरान भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाई। क्रॉप प्रोटेक्शन के क्षेत्र में क्रॉप लाइफ का 70% बाजार पर कब्जा। सटीक खेती से दक्षता के साथ खेती का सतत विकास होगा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। वैश्विक स्तर पर भारत एक जिम्मेदार प्रतिस्पर्धी होकर उभरेगा। और इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे चंद्रभूषण पांडे जी, जो कि निदेशक है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के। चंद्रभूषण जी, सबसे पहले तो आप जान जाएंगे, जैसा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि फसल सुरक्षा में एग्रो केमिकल्स की भूमिका काफी अहम है, पर यह भी देखने में आ रहा है कि उर्वरक के इस्तेमाल के बाद भी उत्पादन में एक ठहराव सा देखने को मिल रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारत में जब पहली हरित क्रांति आई थी उसके बाद एग्रो केमिकल्स और गुणवत्ता युक्त बीजों का बड़ा योगदान था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते मिट्टी में जीवांश पदार्थ की भी कमी हुई और एग्रो केमिकल्स के इस्तेमाल को लेकर के भी जिस स्तर की तकनीकी जानकारी लोगों को पास होनी चाहिए उसकी भी कहीं कहीं कमी देखने को मिलती है। मैं मानता हूं कि यदि विकसित भारत को खड़ा होना है तो एक विकसित खेती को खड़ा करना पड़ेगा और विकसित खेती को खड़ा करने के लिए एग्रो केमिकल्स का बड़ा योगदान है जी। इनका कैसे न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकें, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी जो साक्षरता है, एग्रो केमिकल्स लिटरेसी जिसको बोल सकते हैं, अगर इस पे हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी उत्पादन की जो रफ्तार है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी और विश्व की अर्थव्यवस्था में खेती में हम महत्वपूर्ण योगदान करके जो कुल निर्यात है भारत का जी, उसमें खेती के माध्यम से अभूतपूर्व वृद्धि कर सकते हैं। जी जी। चंद्रभूषण पांडे जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारत एग्रो केमिकल्स के उत्पादन में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और हमारा देश क्योंकि कृषि प्रधान है इसलिए एक बड़ी आबादी जो है वो खेती से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी भी किसानों के लिए जो कीमत है फर्टिलाइजर्स की वो एक समस्या बनी हुई है। इस बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे या क्या इसे रेखांकित करेंगे? देखिए, अभी तो फर्टिलाइजर को लेके जैसे आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है तो इसमें बहुत से हम दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि डीएपी का मूल्य काफी बढ़ा,
लेकिन तुरंत प्रधानमंत्री जी ने एक सप्ताह के अंदर कैबिनेट की बैठक करके और उसमें एक बड़ी राशि सब्सिडी का और बढ़ा दिया ताकि उसका उर्वरक का मूल्य, डीएपी का मूल्य न बढ़ने पाए। यूरिया पर भी हम ढेर सारी सब्सिडी दे रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि एग्रो केमिकल्स के साथ साथ, जैसा अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण इस बुलेटिन में हम लोग सुन रहे थे, जी, जीवांश पदार्थों को भी सप्लीमेंट करने की जरूरत है। ढेर सारे कचड़े, ढेर सारे गोबर, ढेर सारे फसल अवशेष बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करके जैविक उर्वरक बना लें तो कृषि रसायनों से जो लागत बढ़ती है उसको जहां हम कम कर पाएंगे, उसके साथ ही साथ मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और जो फसल उत्पादन होगा उसकी क्वालिटी बेटर होगी। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि ढेर सारे रोग व्याधियां एग्रो केमिकल्स के कारण भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि न्यायपूर्ण संतुलन जैविक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के बीच में बैठा करके हम रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते हुए दाम और बढ़ती हुई लागत को भी घटाने में सफल हो सकते हैं। हम एक बात यहाँ जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है और उसमें हमने कुछ बड़े क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहां से हमारी डॉलर इनकम बढ़ सकती है, हमारी निर्यात से आमदनी बढ़ सकती है, हमारी जीडीपी बढ़ सकती है, उसमें एग्रो केमिकल्स की बड़ी भूमिका है। अभी एक असेसमेंट आया है कि 2025 तक दुनिया का जो एग्रो केमिकल्स का मार्केट होगा $300 बिलियन होगा और $300 बिलियन में आज हमारी जो भागीदारी है निर्यात में, हम 13वें स्थान पर हैं। ये जरूर है कि एशिया में हमारी स्थिति सर्वोच्च है। मैं मानता हूं कि एग्री केमिकल्स के क्षेत्र में हम काम करके दुनिया को अच्छे एग्रो केमिकल्स उपलब्ध करा सकेंगे और आगे आने वाले समय में उनका दाम भी कम होगा, क्योंकि जब भारत में उत्पादन बढ़ेगा तो हम प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर किसानों को और सस्ते उर्वरक, सस्ते एग्रो केमिकल्स दे पाएंगे। इसका मुझे पूरा भरोसा है और इसकी पूरी संभावना मुझे दिखती है। जी बिल्कुल। चंद्रभूषण पांडे जी, आपसे अंत में आखिरी सवाल के तौर पर ये जानना चाहेंगे कि आज के समय की मांग ये है कि फर्टिलाइजर्स का या केमिकल्स का कम से कम उपयोग किया जाए और किसानों को जैविक खेती की तरफ प्रेरित किया जाए, जिससे कि जो जमीन का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहे और साथ ही साथ किसानों की आमदनी भी बढ़े। तो इस बारे में सरकार के और संगठन के क्या प्रयास हैं? नहीं, बहुत ही समीचीन और बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, अभी भारत सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अनेक कार्यक्रम चला रही है। इसके साथ ही साथ राज्य की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो भी बायो कंपोस्टिंग को लेकर के, सीवेज मैनेजमेंट में जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको लेकर के जैविक उर्वरक तैयार करने की दृष्टि से काम हो रहा है। इसके अलावा गौ संवर्धन में जिस तरह से छोटी छोटी गौशालाएं गाँव में बन रही है, उसमें भी संभावनाएं इसकी देखी जा रही है। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी इस दिशा में काफी काम कर रहा है और रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ बायो कंपोस्टिंग से तैयार उर्वरकों को भी किसानों को मुहैया करने का बहुत ही कम मूल्य पर उसका प्रयास है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से रसायन पिछले 50 सालों में खेती के लिए एक अपरिहार्य घटक बन गए हैं, उनसे मुक्ति के लिए जरूरी है हम इसको एक जन आंदोलन बनाएं। जैविक खेती टिकाऊ खेती का एकमात्र विकल्प है और जिस तरह से मिट्टी बीमार हो रही है, जिस तरह से प्राकृतिक विविधता को इन रसायनों के नाते खतरा पैदा हो रहा है, आगे आने वाले समय में हमें जैविक उत्पादों के साथ और रासायनिक उत्पादों के साथ एक संतुलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसमें सरकार एक मित्रवत नीति लेकर आगे बढ़ रही है। हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किसान भाई इस बात को समझेंगे कि 1940 के पहले जैसे आप जैविक खेती करते थे, ऋषि खेती करते थे, प्राकृतिक खेती करते थे और तब रसायनों का कोई जन्म ही नहीं हुआ था, तब भी आप जो है भारत भूमि पूरी दुनिया में अपनी उत्पादकता के लिए, चाहे दुग्ध उत्पादन हो, चाहे अन्य फसल उत्पादन है, जानी जाती थी। हाँ, उसकी संभावनाएं हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए चंद्रभूषण पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे निदेशक राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निदेशक चंद्रभूषण पांडे जी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। 11,000 से अधिक भंडारकों ने केंद्र के पोर्टल पर उनके पास उपलब्ध दालों के भंडार का ब्यौरा दिया है। 20 सितंबर को उपभोक्ता कार्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल में कुल 11,635 भंडारकों ने पंजीकरण किया और 30,97,694 मीट्रिक टन से अधिक दालों के भंडार की पुष्टि की। 20 सितंबर को उपभोक्ता कार्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर 11,635 भंडारकों ने कराया पंजीकरण। इसके अलावा 30,97,694 मीट्रिक टन से अधिक दालों के भंडारण की पुष्टि हुई है। उपभोक्ता कार्य विभाग 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की कर रहा है निगरानी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा सबकी योजना सबका विकास नाम से पीपल्स प्लान कैंपेन की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक चलने वाली इस योजना में सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की पहल की जाएगी
और पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आभासी रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पंचायतों को मजबूत करना है तो महिला भागीदारी को पंचायतों में और बढ़ाना होगा। जिस गांव की महिला सजग होती है वो गांव अपने आप बदल जाया करता है। इसीलिए घरों में महिलाओं को जरूर सशक्त बनाने के लिए योजना को लागू करना चाहिए, चाहे वो पुष्टाहार हो, चाहे खाद्यान्न हो। एक सुविधा गांव में हो गई, खाद्यान्न अभी लोगों को फ्री में मिल रहा है, मनरेगा में लोगों को काम मिल रहा है, अन्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम धरातल पर उतारेंगे। केंद्र सरकार की बागवानी से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेकर देश के किसान आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गुजरात के एक ऐसे ही सफल किसान हैं जिन्होंने केले की खेती के साथ उससे जुड़ा व्यवसाय कर अपना आर्थिक पक्ष तो मजबूत किया ही, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया। आइए देखते हैं गुजरात के महिसागर जिले से ये खास रिपोर्ट। मध्य गुजरात में आने वाला महिसागर जिले का लूनावाड़ा तहसील के नवा मुवाड़ा गांव के रहने वाले ये हैं प्रगतिशील किसान डाहा पटेल। इन्होंने 1 हेक्टेयर में टिश्यू कल्चर विद से केले की खेती कर 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। 25 वर्ष पहले परंपरागत खेती से घर का खर्च चलाना मुश्किल था, लेकिन पिछले 5 वर्ष से केंद्र सरकार की आत्मा योजना से जुड़कर केले की खेती से काफी खुश है। मैं पहला परंपरागत बाप दादा की खेती गेहूं, मकाई, बाजरा और गेहूं करता था। जुदा जुदा विज्ञान केंद्र से मैंने मुलाकात की और इसके सफल खेती के दरमियान मैंने केला की खेती की और उसमें मुझको सारी भी सफलता मिली। डाहा पटेल केले की खेती के जरिए अपनी आर्थिक पक्ष को तो मजबूत कर ही रहे हैं, साथ ही केले का चिप्स बनाकर एक सफल व्यवसायी भी बन चुके हैं। आज ये स्वयं तो आत्मनिर्भर है, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 1 हेक्टेयर में केला की खेती की और उसमें से मैं 800 क्विंटल मैंने उत्पादन किया। उसमें से मुझे 5 लाख का मुनाफा हुआ। उसमें से मैंने वैल्यूएशन करके मैं केला के वेफर बनाई और मैं केला के बाद मैं डोडी कमाई करता हूँ। उसमें से मुझे अच्छी आवक मिली। महिसागर जिले के किसान पिछले 3 वर्षों में बागवानी की खेती में विशेष रुचि दिखाई है। पहले जहां जिले में बागवानी की खेती 11,250 हेक्टेयर में होती थी, वहीं अब 14,580 हेक्टेयर में बागवानी की खेती की जा रही है। केले की खेती के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से 40% एवं 15% राज्य सरकार से सब्सिडी मिलती है। महिसागर जिले में किसान बागवानी से प्रेरित होकर बागवानी खेती की ओर बढ़ने लगे हैं। किसान परंपरागत खेती से निकलकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ने लगे हैं। अभी किसान टिश्यू कल्चर पौधों से तैयार होने वाले पौधा लगाने लगे हैं। केले की खेती के लिए केंद्र के नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से 40% एवं राज्य से 15% सब्सिडी मिलती है और पानी में घुलने वाले खादों के लिए राज्य सरकार से 50% अनुदान दिया जाता है। आज डाहा पटेल जैसे कई किसान सरकार की योजनाओं का फायदा लेकर परंपरागत खेती के साथ आधुनिक खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। दुबई एक्सपो 2020 गुरुवार को शुरू हो गया। एक्सपो में दुनिया के करीब 192 देश शिरकत कर रहे हैं। एक्सपो 2020 में भारत बड़ा भागीदार देश है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज एक्सपो 2020 में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन करेंगे। एक्सपो 2020 में भारत पेवेलियन कोविड के बाद की दुनिया में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर गतिशील भारत की यात्रा प्रदर्शित करेगा। पेवेलियन घरेलू तथा विदेशी निवेशकों के सामने न केवल जीवंत भारतीय संस्कृति को और इसके अतीत को बल्कि क्षमता और अवसरों को भी प्रदर्शित करेगा। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। मंडी खबर में बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,52,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 80,24,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का का साल 2021-22 के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज की उपज साल 2021-22 के दौरान 34 मिलियन टन अनुमानित है। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो गुरुवार को मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 29 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 30 सितंबर को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,750 रुपए पर। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में 52 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 सितंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,302 रुपए, जो 29 सितंबर को 1,250 रुपए था। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 सितंबर को मक्का बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,750 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 29 सितंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,680 रुपए। 30 सितंबर को इसके सौदों में 30 रुपए की नरमी आई और भाव 1,650 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही गोंडा मंडी में पीली मक्का के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 30 सितंबर को पीली मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और 1,725 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,740 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,930 रुपए। लखीमपुर मंडी में पीली मक्का 1,580 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 1,620 रुपए पर हुए। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 78,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 39,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 38,65,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं खरीफ दलहन फसलों की बुआई भी बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही थी, लेकिन अब इसके रकबे में कुछ बढ़त दर्ज की गई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग, उड़द के अलावा अन्य दलहनी फसलों का रकबा 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदण मंडी में 29 सितंबर को उड़द का भाव रहा 6,425 रुपए। 30 सितंबर को इसके भाव में 425 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही विसनगर मंडी में उड़द के सौदों में 497 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 सितंबर को उड़द का भाव रहा 5,250 रुपए, जो 29 सितंबर को 5,747 रुपए था। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 सितंबर को उड़द बिना किसी उतार चढ़ाव के 4,500 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में 29 सितंबर को उड़द का भाव था 6,000 रुपए। 30 सितंबर को इसके सौदों में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,300 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बुधवार को उड़द का भाव रहा 6,300 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,300 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में उड़द का भाव रहा 7,950 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 7,230 रुपए। शामली मंडी में उड़द 8,400 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखनऊ मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 7,600 रुपए पर हुए।
बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 31 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और इसी के साथ किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतने ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। दर्शनाबेन, 30 साल कोई महिला को राजनीति में रहना बहुत लंबा समय है और कभी कभी हमने देखा है कि महिलाओं को पुरुष से ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है कि पुरुष प्रधान समाज में जो आपको, मुझे और कोई भी फील्ड की महिला को जो संघर्ष करना पड़ता है वो आता है, लेकिन हम लोग उससे बाहर निकल के अपने आप को अगर काम में ज़्यादा अपने डेडिकेट करते हैं तो ये इसमें से बाहर निकल जाते हैं। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। ये खेल का मैदान और यहाँ मौजूद हर मन में उमंग का सैलाब, दिलों में बहती हुई ऊर्जा का दरिया। जानेंगे क्यों सरसैया घाट कानपुर की आम जनता को भी भा रहा है। देखूंगा अब कैसे बन रहा है फूलों से एक अनोखा चमड़ा। बिठूर में जानूंगा कैसे रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब ने वहां से लगाई थी आजादी की लड़ाई किया। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? लाल, अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।